हरिहर बाजार से घर लौटता है। घर लौटते ही उसकी बहू सांता कहती है, कितने पैसे बचे हैं, लौटाइए मुझे। हरिहर जेब से कुछ पैसे निकालकर सांता को देता है। उन पैसों को गिनकर सांता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यहाँ तो 10 रुपए कम है, 10 रुपए कहाँ है, कहाँ है 10 रुपए? पता नहीं बहू, दुकानदार ने मुझे जितना लौटाया मैं उतना ही ले आया। झूठ झूठ, आपने चोरी की है ना? ये सुनकर सांता की सास बिमला दौड़कर आती है। ऐसा मत बोलो बहू, हम पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, इसीलिए दुकानदार ने उसका फायदा उठा लिया होगा। हाँ बहू, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे सामने ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। चोर कहीं के, 10 रुपए चोरी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपकी तो नियत में ही खोट है। ये बोलकर सांता ने हरिहर को एक लात मार दी। हरिहर गिर पड़ा। बिमला हरिहर को पकड़कर रोने लगी। सांता जब से इस घर में आई है तब से उन दोनों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। हरिहर और बिमला ने बड़ी आशा लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। बिमला, हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, और हम दोनों को बहुत खुश रखेगा और फिर इसी गांव की एक लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अनिमेष का प्लान कुछ और था। उसे शहर की किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी करनी थी। इसीलिए शहर पहुंचते ही वो लड़की की खोज में लग गया और उसी दौरान वो सांता से मिला। सांता का पिता बहुत अमीर था। शहर में उसके पिता के कई बिजनेस थे। ये सब देखकर अनिमेष ने सोचा, सांता अपने माता पिता की इकलौती लड़की है, उससे शादी करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। अनिमेष ने सांता को शादी के लिए राजी कर लिया और सांता के पिता के पास जाकर सांता का हाथ मांग लिया। सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरा रोल मॉडल है सर, आप मुझसे सांता की शादी करवा दीजिए। ओह वेल यंग बॉय, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे। गांव के गवार, मेरी बेटी वहां जाके नहीं रह पाएगी। अरे सर, मेरे असली पिता तो आप हैं, आप ही रहेंगे। सांता को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप निश्चिंत रहिए। सांता के पिता मिस्टर सिंघानिया ने सोचा, ये लड़का गरीब है, ये तो मेरा कुत्ता बन के रहेगा, कुत्ता। मैं जो कहूंगा ये वही करेगा, इसी से सांता की शादी करवा देता हूँ। सिंघानिया ने सांता से अनिमेष की शादी करवा दी। शादी में अनिमेष ने अपने असली माता पिता को बुलाया तक नहीं। अनिमेष सिंघानिया का कुत्ता बन चुका था। शादी के बाद अनिमेष सांता को अपने घर ले आया और आते ही सांता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं? याक, कितने गंदे और गंवार हैं। क्या करे बहू, हम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं जानते ना। क्यों नहीं जानते? आप दोनों ने पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश ही नहीं की। हमारा जीवन तो पेट पालने में ही चला गया बहू, पढ़ाई करने का मौका कहाँ मिला। लेकिन हमने हमारे बेटे को पढ़ाया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब से मैं इस घर को चलाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ रहने के लिए आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो लात मारकर इस घर से निकाल दूंगी। हाँ। ये सुनकर हरिहर और बिमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अनिमेष ने सांता को कुछ नहीं कहा। इसके बाद सांता हरिहर और बिमला पर अत्याचार करने लगी। उन दोनों से सारा काम करवाने लगी और आज तो उसने हद ही पार कर दी। 10 रुपए के लिए उसने हरिहर को लात मार दिया। हरिहर और बिमला रोने लगे। अनिमेष ने हरिहर से कहा, आप 10 रुपए का हिसाब नहीं रख सकते? आप दोनों को माता पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। वाह रे वाह, हे भगवान, यह आपका कैसा विचार है। बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आज बेटा ये सब बोल रहा है। ए नौटंकी, ज्यादा नाटक मत कर। आज रात को घर में पार्टी रखी है मैंने। मेरे दोस्त लोग शहर से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना होगा और उन्हें सर्व करना होगा। चल तैयारी पर लग जा। हरिहर और बिमला काम पर लग गए। शाम को सांता की सारी सहेलियां आ गई और पार्टी शुरू हो गई। सांता और अनिमेष अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी करने लगे। हरिहर और बिमला नौकरों की तरह लोगों को खाना सर्व करने लगे। चिकन पकोड़ा लेंगे? आप लेंगे? शरबत लीजिए ना, मैंने बनाया है, लीजिए। सांता की एक सहेली का नाम मधु है। मधु ने सांता से पूछा, सांता, ये दोनों तेरे नौकर हैं क्या? हाँ, कह सकती है। असल में ये मेरे सास और ससुर है। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा। अपने सास ससुर से ये सब करवाती है सांता, ये तो गलत बात है। मधु अच्छी है लेकिन वो कर भी क्या सकती है।
इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। बिमला और हरिहर एक के बाद एक खाना लाते हैं। दोनों पसीने से नहा चुके हैं। दोनों का सर चकराने लगता है और उसी वक्त शरबत लाते हुए बिमला एक गेस्ट के ऊपर शरबत गिरा देती है। यू ब्लडी नॉकर, काम करना नहीं आता है तुम्हें? ये बोलकर वो बिमला को एक थप्पड़ लगा देती है। शांता बिमला पर गुस्सा हो जाती है। एक काम नहीं होता आप दोनों से। मेरे घर में मेरी सहेली का अपमान किया है आपने, गवार कहीं की। निकल जाइए इस घर से, निकल जाइए। लेकिन यह घर तो हमारा है ना। नहीं, यह घर शांता का है। वो कह रही है तो आप दोनों निकल जाइए। वाह बेटा वाह, जोरू का गुलाम बन गया है तू। पैसा देख के तेरा सर घूम गया है। याद रखना बेटा, हम दोनों तेरे माँ बाप हैं। हम तुझे पैदा कर सकते हैं तो तुझसे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सुनकर शांता जोर जोर से हंसने लगी। तुम दोनों गंवार अनपढ़ पैसे कमाओगे। ठीक है, देख लेना बहू। चलो बिमला। हरिहर बिमला को लेकर वहां से चला जाता है। अनिमेश बस देखता है, वो कुछ नहीं कहता। मधु को बहुत बुरा लगता है। हरिहर बिमला को लेकर शहर चला जाता है। हम दोनों शहर तो आ गए, लेकिन हम दोनों करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? फुटपाथ में रहेंगे, जूता पॉलिश करेंगे। वो दोनों फुटपाथ में रहने लगे, लोगों के जूते पॉलिश करने लगे। इसी तरह वो दोनों 2 वक्त की रोटी कमाने लगे। कुछ दिन बीत गए। शांता और अनिमेश शहर आए हुए थे और एक दिन वो दोनों मिस्टर सिंघानिया के साथ घूमने निकले थे। मेरा जूता गंदा हो गया है, साफ करवाना होगा। अरे वो रहा जूता साफ करने वाला। गाड़ी रोककर सिंघानिया साहब बाहर निकले और तभी शांता ने हरिहर और बिमला को देखा। आप दोनों यहाँ जूते साफ कर रहे हैं? क्या हुआ पिताजी, आप मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने वाले थे ना? आपको तो पिताजी कहने में आज भी मुझे शर्म आ रही है। मिस्टर सिंघानिया ही मेरे असली पिता है। दोनों का अपमान करके वो तीनों चले जाते हैं। हरिहर और बिमला रो पड़ते हैं। तभी वहां मधु आती है और दोनों को पहचान लेती है। अरे, आप दोनों शांता के सास ससुर हो ना? हाँ बेटी, क्या तुम भी हमारा अपमान करने आई हो? नहीं माँ जी, मुझे आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, कुछ काम मिलेगा। मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे अपने बेटे और बहू को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आप दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं यहीं पर बच्चों का स्कूल चलाती हूँ। आप दोनों वहाँ पढ़ने आ जाइए। मैं वहीं पर आप दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। दोनों स्कूल चले गए और पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर वो दोनों हिसाब किताब सीख गए। मधु ने कहा, अब आप दोनों कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं बैंक से कहकर आपको लोन दिला सकती हूँ। मधु ने हरिहर को लोन दिला दिया और हरिहर जी ने शहर में दुकान लगा दी। दुकान से हरिहर और बिमला को बहुत पैसे मिलने लगे और उन पैसों से हरिहर ने और 10 दुकानें खोल ली और इस तरह धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो गए। दूसरी ओर अनिमेश मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अच्छे आदमी नहीं थे। वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी। अनिमेश की नौकरी चली गई। अनिमेश और शांता रास्ते पर आ गए। ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब हम पेट कैसे पालेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जूता पॉलिश करूंगा, उसी से पेट पालूंगा। अनिमेश जूता साफ करने लगा। एक दिन वहां हरिहर जूता साफ करवाने आया और अनिमेश को देखकर चौंक गया। बेटा, तू जूता साफ कर रहा है? हाँ पिताजी, भाग्य ने शायद मेरे लिए यही लिखा था। देखा बेटा, अपने माँ बाप को सम्मान न देने से क्या होता है। आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ और तू? हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, माँ जी हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं बहू, हम माँ बाप हैं, हम गुस्सा पाल कर नहीं रखते। चलो तुम दोनों, आज से हम एक साथ रहेंगे। मैं एक और दुकान खोल रहा हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगा बेटा। पिताजी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ऐसे ही एक गरीब अंत में जीत गया और अहंकारी अमीर का अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। शेफाली के 2 बेटे हैं, राम और श्याम। दोनों जुड़वा हैं और दोनों की उम्र 5 साल है। दोनों एक दूसरे से और शेफाली से बहुत प्यार करते हैं। राम शेफाली के पास जाता है और उसकी गोद में बैठकर कहता है, मैं पहले गोद में बैठ गया, ये मेरी माँ है। ये देखकर श्याम तुरंत वहाँ पर चला आता है और वो भी शेफाली की गोद में बैठ जाता है और कहता है, मैं भी गोद में बैठ गया, ये मेरी माँ है।
राम और श्याम दोनों इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं। शेफाली हंसते हुए कहती है ठीक है, अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। ये बोलकर शेफाली दोनों को गले लगा लेती है। ऐसे ही तीनों के दिन बीतते हैं। शेफाली का पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए शेफाली को ही घर चलाना पड़ता है। वो हाथ रिक्शा चलाती है। राम और श्याम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शेफाली को उन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। वो अक्सर दोनों से कहती है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस तुम दोनों बड़े हो जाओगे, उसके बाद तुम दोनों की नौकरी लगेगी और तब जाकर मैं आराम करूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों को बस थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, हम दोनों आपको कोई काम करने नहीं देंगे। ये सुनकर शेफाली भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। राम और श्याम बड़े होने लगते हैं। वो दोनों जवान हो जाते हैं और दोनों की अच्छी नौकरी भी लग जाती है। शेफाली ने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की है। वो काम छोड़ देती है। कुछ महीने सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है और फिर शेफाली राम और श्याम की शादी करवा देती है। राम की बीवी का नाम केतकी है और श्याम की बीवी का नाम है बसंती। शादी वाले दिन केतकी राम से कहती है, सुनिए जी, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। तो फिर मैं जो कुछ भी बोलूंगी आप सुनेंगे ना? हाँ, आखिर तुम मेरी धर्मपत्नी जो हो, मुझे सुनना तो पड़ेगा ही। उधर श्याम भी अपनी बीवी बसंती के प्यार में खो जाता है। शेफाली सोचती है कि अब वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती है, लेकिन उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद बसंती श्याम से कहती है, सुनो, ऐसे एक साथ नहीं रह सकती मैं, एक साथ खाना बनाना पड़ता है, इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, वो केतकी तो कुछ काम ही नहीं करती है, मुझे अलग होना है। श्याम तो बसंती के प्यार में पागल था ही। वो अगले ही दिन ये बात राम को बताता है। राम केतकी को बताता है। ये सुनकर केतकी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा ये बात है, महारानी कौन सा काम करती है? सारा काम तो मैं करती हूँ, घर साफ करना, कपड़े धोना, और तुम्हारी माँ भी तो कुछ नहीं करती। अगले ही दिन दोनों परिवार अलग हो जाते हैं और बीच में शेफाली पड़ी रहती है। वो दुखी होकर कहती है, तुम दोनों ने तो अपना अपना देख लिया, अब मेरा क्या होगा? तभी बसंती कहती है, आप अपना देख लीजिए, हम आपको नहीं खिला सकते। हाँ, और शाम को हम दोनों के घर पर काम करेंगी आप, नहीं तो इस घर से आपको निकाल देंगे, याद रखना। शेफाली को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो अगले दिन से हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है। शेफाली रोते हुए अपने ही मन में कहती है, ये क्या हो गया मेरे परिवार को? शांति तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे बेटों ने मुझे खाना देने से भी इनकार कर दिया। मेरी बहुएं मुझे बस एक काम करने वाली के रूप में रखना चाहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शेफाली पूरा दिन हाथ रिक्शा चलाती है, लेकिन इस उम्र में और कितना ही काम कर सकती है। वो बहुत मेहनत के बाद दिन में 20-30 रुपए का जुगाड़ कर पाती है शेफाली, और फिर वो घर लौट जाती है। घर लौटते ही केतकी और बसंती उसके पास आती हैं। ए बुढ़िया, आज कितना पैसा कमाया है दिखा? ज्यादा नहीं बहू, 20 रुपए ही हुए हैं। ठीक है, वो हमें दे दे, इस घर में रहेगी तो भाड़ा देना होगा। ये बोलकर बसंती और केतकी शेफाली से पैसा छीन लेते हैं। रात को वो लोग अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन शेफाली को भूखा रहना पड़ता है। वो घर के बाहर आंगन में एक खटिये पर सोती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। राम और श्याम बीवियों के प्यार में इतना खो जाते हैं कि वो दोनों अपनी माँ को भूल जाते हैं। अगले दिन से शेफाली पूरा दिन हाथ रिक्शा चलाकर जितना पैसा घर लाती, उसमें से आधा केतकी और बसंती ले लेते हैं। शेफाली कुछ कहती नहीं है। एक दिन काम से लौटकर राम केतकी से कहता है, ऑफिस आने जाने में बहुत खर्चा हो रहा है, क्या करूं, कुछ बता सकती हो? अरे तुम्हारी माँ है ना, उनसे कहो हर रोज ऑफिस छोड़ देने के लिए, मुफ्त में हो जाएगा। ये बात राम को बहुत अच्छी लगती है। वो श्याम को भी ये कहता है। अगले दिन से दोनों शेफाली के हाथ रिक्शे में बैठकर ऑफिस जाने लगते हैं। माँ जरा जल्दी चलो, ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। शेफाली पूरी शक्ति से हाथ रिक्शा चलाने लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं, मगर कोई भी शेफाली को पैसा नहीं देता। माँ, आप तो हमारी माँ हो, आपको क्या पैसा देना? शेफाली पूरा दिन काम करती है और शाम को घर लौटकर दोनों बहुओं और बेटों के लिए खाना भी बनाती है। थोड़ा लेट होने पर केतकी और बसंती शेफाली को उल्टा सीधा सुनाते हैं। शेफाली रात को पहले उन लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसके बाद खुद सूखी रोटी खाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन केतकी और बसंती शॉपिंग पर जाने के लिए शेफाली के हाथ रिक्शा में बैठते हैं। बीच रास्ते में केतकी चिल्लाते हुए कहती है, ए बुढ़िया, जोर से नहीं चला सकती क्या? कुछ खाती नहीं है क्या? ये बोलकर केतकी शेफाली को एक लात मारती है। शेफाली गिर जाती है। उसके हाथ में चोट आ जाती है। आह मेरा हाथ। ए चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, हमें देर हो रही है। शेफाली हाथ में चोट लेकर उन दोनों को शॉपिंग मॉल में पहुंचा देती है। मगर उस दिन घर लौटकर केतकी और बसंती मिलकर शेफाली को बहुत मारते हैं। बुढ़िया, तेरे लिए हमें आज देर हो गई, सेल खत्म हो गई, जोर से नहीं चला सकती थी तू, ये ले।
शेफाली दर्द से तड़पती रहती है। आह आह, मत मारो मुझे, मत मारो। राम कहता है, केतकी ठीक ही तो कह रही है, तुम्हारी वजह से कभी कभी हमें ऑफिस जाने में देर हो जाती है। मार खाकर केतकी चारों के लिए खाना बनाती है और रात को दोनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। शेफाली बाहर आंगन में खटिया बिछाकर खाली पेट सोई रहती है। उसके सामने एक कुत्ता सोया रहता है। वो बस कुत्ते को देखती रहती है और कहती है, ऐ कुत्ते, तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। तुझे भी लोगों की दया से खाने को मिलता है और मुझे भी। तेरा भी कोई घर नहीं है और मेरा भी। फर्क बस इतना है कि तू दिन भर आराम कर सकता है पर मैं नहीं। ये कहते हुए शेफाली की आंखों से आंसुओं की धारा बहकर जमीन पर गिरती है। तभी आसमान में बिजली कड़क उठती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अपने कमरे के अंदर बिस्तर पर कंबल के नीचे सोए हुए केतकी कहती है, अच्छा हुआ आज बारिश हो रही है, 2-3 दिन से बहुत गर्मी थी। राम, श्याम, केतकी, बसंती सभी ठंडे ठंडे मौसम में आराम से सो जाते हैं और बाहर शेफाली बारिश के पानी से भीगती रहती है। मानो उसी का दुख, उसी का दर्द, उसी की आंखों का पानी बारिश बनकर धरती पर गिर रहा हो। पूरी रात भीगने के बाद शेफाली को बुखार आ जाता है और सुबह जब बारिश रुकती है तब केतकी और बसंती फिर से उसको काम पर लगा देते हैं। काम करते करते शेफाली खांसती रहती है और खांसते खांसते वो जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। ये देखकर राम और श्याम दौड़ कर आते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? बात करो हमसे माँ। मगर बहुत देर हो गई है। शेफाली इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राम और श्याम रोते रहते हैं। तभी शेफाली के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आती है और कहती है, बेटा रो मत। तुम दोनों को रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम दोनों मेरी आंखों का तारा जो हो। बहू, माफ करना मुझे, मैं और काम नहीं कर सकी। माफ करना, मैं जा रही हूँ। हो सके तो तुम चारों एक साथ रहना। शेफाली की आत्मा अदृश्य हो जाती है। केतकी और बसंती भी रोते रहते हैं। राम रोते हुए कहता है, माँ, हम सबको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माफ कर दीजिए माँ जी, हम चारों ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया। आज से हम चारों एक साथ रहेंगे माँ। केवल दुख इतना है कि आप नहीं होंगी। माँ। माँ माँ पुकारते हुए चारों बहुत रोते हैं। मगर अभी के रोए क्या फायदा। शेफाली का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद से चारों साथ रहने लगते हैं। शेफाली की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है। परलोक जाकर उसे शांति मिलती है। माँ का बंटवारा करके कभी भी किसी को सुख नहीं मिला है। ये बात राम और श्याम को अच्छी तरह से पता लग जाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें